दोस्तों हम लोग जीएस दृष्टि 2023 में आज से अपनी वाक अभिव्यक्ति शुरू कर रहे हैं और उसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी जीएस दृष्टि 2023 में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की पुस्तक आप सभी के समक्ष जो चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत की गई है उसी की वाक अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों जो किताब हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने इस लाइव सेशन में, वो किताब आपके सामने आपके पास ये वाली किताब होगी जिसमें हम लोगों को बात करना है भारतीय राज्य व्यवस्था की और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसमें भारतीय संविधान की। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी एक बार जल्दी से कमेंट कर लें। अगर आवाज वगैरह सब कुछ बेहतर है तो आप एक बार हमको कमेंट करके बताएं। और इसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे अपने देश के संविधान की। भारतीय संविधान एक ऐसा आईना है जो कि हमारे देश में जो गणतंत्र है और लोकतंत्र है उसको एक तरीके से सारे जितने अधिकार और कर्तव्य होते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए उसको आईना दिखाने का काम करता है हमारे देश का संविधान। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे देश का संविधान न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसके पीछे की दोस्तों जो वजह होती है, केंद्र और राज्य के लिए सिर्फ एक ही संविधान का निर्माण करना इसके सबसे बड़ा होने का एक कारण होता है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं एक अपने नए डेस्टिनेशन के लिए जिसमें हम लोग बात करेंगे जीएस दृष्टि 2023 की। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी ये किताब है इसकी एक बहुत ही खास विशेषता है कि जितने भी मटेरियल्स आपको इसमें दिए गए हैं हर एक कंटेंट को आपको चार्ट और फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब अक्सर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जो नोट्स या किताब हमारे पास होती है हम लोगों की ये कोशिश होती है कि उसको शॉर्ट में ऐसा कोई एक चार्ट या फ्लो चार्ट बनाकर रखें ताकि उसको रिवाइज करने में आपको आसानी हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए समसामयिक घटना चक्र की विशेषज्ञ टीम ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा है और सभी चीजें आपको चार्ट और फिगर के माध्यम से देने की कोशिश की है। और इसके अलावा ध्यान ये भी रखना है कि कंटेंट में बिना कमी किए हुए यानी कि हर एक कंटेंट को बहुत कम पेजेस में देकर ताकि आपका समय भी बचे और जो आपके परीक्षाओं के रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। युवराज लाल दीपक हैं, आपका भी वेलकम है समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहला प्रश्न आपके मन में यही आता है कि आखिर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, यहां पर दोस्तों आपके लिए दो शब्द आते हैं। एक को कहा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंस समझने की जरूरत है। यानी कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाता है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं वो एक छोटा निकाय होता है, जबकि पॉलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, यह एक बड़ा निकाय होता है। यानी कि पॉलिटी क्या है, यह एक व्यापक अवधारणा है और व्यापक अवधारणा है। जबकि हम बात करते हैं जब संविधान की तो ये क्या होता है, ये एक छोटा पार्ट होता है। मतलब है कि जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसी को लागू करने के लिए, राज्य की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है और पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्वाभिमान सर्वोपरि हैं, रोशन कुमार हैं, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। रावण जी हैं, आपको भी स्वागत है, वेरी गुड आफ्टरनून है। दोस्तों जितने भी पॉसिबल हो आप अपने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और भी आपको बतलानी है कि आप एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो जिसमें आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं
हर एक परीक्षा के लिए आप देखेंगे जब हमारे साथ 10 से 12 दिन तक ये कंटिन्यू क्लास आप करेंगे तो सभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि परीक्षा आप कोई भी देने जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल आपको इन्हीं से आएगा और इन्हीं किताबों से आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की अपनी बातें। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था वर्ड है इसमें आप डिफरेंस कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा है राज्य व्यवस्था। दोस्तों यहां पर देखेंगे तो राज और व्यवस्था ये दो शब्द आपको मिलते हैं, राज और व्यवस्था। और यहां पर जो राज शब्द है इसको आप किससे समझते हैं? तो राज का मतलब यहां पर होता है राज्य, और राज्य का मतलब यहां पर जो आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ इस तरीके के जो राज्य शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं वास्तव में वो पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में वो राज्य नहीं होता है, बल्कि राज्य को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, राज्य को अगर आप यहां पर डिफाइन करेंगे तो राज्य की परिभाषा आप क्या बताएंगे? तो राज्य की परिभाषा के लिए अलग अलग यहां पर मानक बताए गए हैं। राज्य हम उस निकाय को कहते हैं जिसके पास कुल 4 आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि इसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, कोई संस्थान अगर है उसके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, इसके पास एक जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या हो, और उसके बाद में वहां पर सरकार होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक भी हो सकता है, कुलीन तंत्र भी हो सकता है। और इसके बाद में जो चौथा नंबर होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, दैट इज कॉल्ड सॉवरेंटी, यानी कि संप्रभुता। अगर किसी भी निकाय के पास ये 4 आवश्यक तत्व हैं तो उस संस्था को हम क्या कह देते हैं? राज्य कह देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो राज्य में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों ये राज्य नहीं होता है, बल्कि जो हमारा संघ राज्य भारत संघ राज्य है, भारत संघ राज्य है, इसी का क्या है? भारतीय संघ राज्य की एक इकाई के रूप में होता है, यह एक इकाई के रूप में होता है। और दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश राज्य क्यों नहीं होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है इसका सॉवरेंटी, और उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता की शक्ति नहीं होती है। संप्रभुता की शक्ति उत्तर प्रदेश के पास नहीं होती है, संप्रभुता की शक्ति नहीं होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में मान्यता नहीं इसको मिलती है। राज्य शब्द का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आप केवल किसके लिए करेंगे? तो वो भारत के लिए आप राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहां पर जो संप्रभुता शब्द की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो इस संप्रभुता का मतलब क्या हो जाता है? जब इस संप्रभुता की बात हम लोग करते हैं तो संप्रभुता 2 प्रकार से होती है। एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक संप्रभुता, एक को कहा जाता है आंतरिक संप्रभुता, और दूसरे को कहा जाता है बाह्य संप्रभुता। यानी कि इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अपने जो आंतरिक क्षेत्रों में है देश के नागरिकों के लिए ये आदेश दिया जा सकता है राज्य के द्वारा, और इसका पालन न करने पर दंड की भी शक्ति दी जा सकती है। यानी कि दंडात्मक शक्ति का जो प्रावधान है राज्य के लिए वो कहां से आती है? तो वो संप्रभुता से आती है। इसके बाद में देखेंगे बाह्य संप्रभुता का मतलब है यहां पर कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप की बात अगर करते हैं तो वो नहीं होने पाएगा। यानी कि भारत अगर अपने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर अगर अपना निर्णय लेता है तो उसमें किसी भी बाहरी शक्तियों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये होता है आपका बाह्य संप्रभुता। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि राज्य हम किसको कहेंगे? और राज्य में अगर हम लोग इकाइयों से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो शब्द होता है आपका सॉवरेंटी, यानी कि संप्रभुता से। यहां पर आपको ये बात कंफर्म हो गई कि पॉलिटी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कि जो हमारा एक शब्द है
ये हमारा जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो इसमें आप जानते हैं कि यहां पर एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और वो होता है दोस्तों कौन सा, कॉन्स्टिट्यूरे होता है। यहां पर एक शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूरे है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो ये होता है लैटिन भाषा का शब्द। तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से मिलकर बना है हमारे देश का, जो हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रलेख या दस्तावेज। इसका अर्थ क्या होता है, प्रलेख या दस्तावेज, यानी कि यह ऐसा एक दस्तावेज होता है जो कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी में एक पॉइंट आपको और ऐड करना है और वो पॉइंट आपका हो जाता है कि यही सबसे बड़ी विधि कहलाती है। सबसे बड़ा कानून अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कानून कौन कहलाता है, संविधान ही कहलाता है। इसके अलावा जो सरकार के हमारे अंग हैं, सरकार के अंगों को ये क्या करता है, सरकार के अंगों को यही क्या करता है, अधिकार देता है। और इसके अलावा उसके कर्तव्यों से भी, अधिकार या कर्तव्यों से भी, अधिकार और कर्तव्य लिखिएगा, अधिकार और कर्तव्य दोनों से क्या कराता है, ये अवगत कराता है कौन, तो संविधान। तो ये बहुत सामान्य बातें हैं और ये सभी बातें आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। आप सभी को पता है कि हमारे देश का संविधान कुल 2 साल 11 महीने और 17 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 18 दिन भी आप पढ़ते हैं, उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। यहाँ पर जो एक हमारे देश का संविधान बनाया गया था वह एक बड़ी प्रक्रिया थी और इस बड़ी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो हमारी इस किताब में आपको बहुत एक ग्राउंड तैयार करके सारी बातों को समझाया गया है। यहां पर देखेंगे तो आपको पता है भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो क्षणिक नहीं था बल्कि क्रमिक विकास का एक परिणाम था। जो संविधान आज हमारे और आपके सामने मौजूद है वो एक दिन का प्रयास नहीं था बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अब तक के जितने भी प्रयास किए गए थे संविधान निर्माण से पूर्व तक की, वो सभी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा को निर्मित किया गया, जिसका भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो भारत की जो संवैधानिक विकास है, भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति के आधार पर इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसका उद्देश्य कुछ था और कुछ समयांतराल के बाद आप देखेंगे कि उसका उद्देश्य परिवर्तित हो गया था। तो इसी क्रम में आप देखिए यहां पर आपको ये आइडिया एक हो जाएगा कि जो यहां पर संवैधानिक विकास की हम लोग बात करते हैं, यहां पर इसके वास्तव में आपके सामने 2 चरण रखे गए हैं। पहले चरण की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट स्टेज की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, ये क्या थे, ब्रिटिश संसदीय अधिनियम थे। और इसके बाद में देखेंगे तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि कुछ ऐसे अधिनियम थे जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किए गए और कुछ ऐसे अधिनियम भी थे जिसको कहां से चलाया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसको संचालित किया गया था। तो ये सभी बातें आपके लिए जरूरी होंगी। इसके साथ दोस्तों हमारे साथ हैं रामानुज यादव, आपको भी जय हिंद। इसके साथ में हमारे साथ हैं प्रियल स्टडी IQ क्लास, ये डेली चलती है 12:30 से आपकी ये जीएस दृष्टि की पूरी सीरीज चलती है शाम को 6 बजे तक। तो जितनी भी किताबें आपके सामने मार्केट में हैं उसको आप लेकर के कॉपी पेन के साथ बैठिए। बेहतर तरीके से इन सभी किताबों की वाक अभिव्यक्ति भी की जाती है और इसके लिए आपको डेली 12:30 बजे से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और 12:30 बजे से शाम को 6 बजे तक ये सारी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती है। भाषा दृष्टि भी चल रही है, जीके भी चल रहा है, हिस्ट्री भी है और बिहार के लिए बिहार स्पेशल भी चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी कंटिन्यू आपको ये सीरीज मिल जाएगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर पीडीएफ आपको चाहिए होता है किसी भी मटेरियल का तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यथासंभव जो भी पॉसिबल होगा वो आपको वहां पर पीडीएफ मिलती रहेगी। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश किया है। एक था कंपनी के अधीन और दूसरा था ब्रिटिश ताज के अधीन। तो यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी के अधीन कौन कौन से, कंपनी के अधीन अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 और चार्टर एक्ट आया 1786, चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833 आया और लास्ट में आया है चार्टर एक्ट 1853। तो ये सारे प्रावधान जो थे कंपनी के द्वारा लाए गए। और इसके अलावा देखेंगे जब सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पर आपको क्या क्या मिल जाता है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसमें आप देखेंगे तो टोटल कितने मिल जाते हैं, देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919 और इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, ये होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये सारे आपको अलग अलग एक्ट मिलते हैं और आप देखेंगे कि जो हमारे संविधान में मूलभूत बातों को जोड़ा गया था संविधान निर्माण के बाद, तो वहां पर क्या हुआ था कि इन सभी का एक क्रमिक विकास आपको देखने को मिलता है। एक सवाल आपके मन में और भी आता होगा कि आखिर इतने सारे एक्ट बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो अक्सर आप जानते हैं कि भूल सुधार भी होती रहती है, या किसी चीज में अगर आपको अपग्रेड करना होता है, उसमें सुधार करनी होती है, तो निश्चित रूप से एक के बाद एक एक्ट आपको लगाने पड़ते हैं। जैसे आपने जीएस दृष्टि 2022 भी पढ़ी होगी, लेकिन 22 से लेकर 23 में जो संशोधन किए गए हैं महत्वपूर्ण तरीके से, तो उसमें कुछ न कुछ आपको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अब हम लोगों को बात करनी है एक एक अपनी बात। जैसे कि प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम कौन कौन से थे। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा पारित किया गया, तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या इसको नियामक एक्ट भी कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या था। अगर इसके उद्देश्य की हम लोग बात करेंगे तो इसका क्या उद्देश्य बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल भारत में व्यापार करना था। वो बात अलग है कि अपने उद्देश्य से ये भटक गए और आगे चल करके शासन सत्ता में हाथ बटाने की कोशिश करने लगे। यहां से आपको ये बात काफी महत्वपूर्ण है, कंपनी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था और इसके अलावा कुशासन था, इन दोनों बातों को दूर करने के उद्देश्य से एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने की कोशिश की गई। अब इसमें देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रमुख प्रावधान क्या बनाए गए थे। आप जानते हैं कि बंगाल में एक गवर्नर का पद यहां पर लाया गया था और गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से आप इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखेंगे तो अगला पॉइंट आपके लिए क्या बन जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो और क्या प्रावधान किए गए। सवाल आपको कहां से पूछा जाएगा, सवाल आपको यह पूछा जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करने के लिए इसको लागू किया गया। बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। सवाल सीधा पूछा जाएगा किस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी परीक्षा में सवाल के रूप में पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रावधान किए गए और कहां कहां से आपको निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे।
परीक्षा आप कोई भी दे रहे हो, लेकिन सवाल अगर आपने पेपर की एनालिसिस किया होगा तो इसी तरीके के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्य थे जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस थे, जॉन क्लेवरिंग थे और रिचर्ड बारवेल थे। अब इसमें देखेंगे बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन ही जो पहले आप देखते थे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब इसी बंगाल में किसको शामिल कर दिया गया, बंगाल और मद्रास को भी इसी में शामिल कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर और एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मिलता है, यहीं पर सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का गठन भी किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। कहां पर किया गया था, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। पहले उच्च न्यायालय का, पहले उच्चतम न्यायालय का सबसे पहली बार गठन कब किया गया है, तो आपको आंसर लगाना है 1774 में। दोनों सवालों को अंतर करके समझिएगा, कब लगाया गया, कब इसको स्थापित किया गया, तो आंसर आपका होगा 1774 में। कहां पर लगाया गया, तो कलकत्ता में लाया गया। और इसके बाद किस एक्ट के जरिए आया है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए इसको सबसे पहली बार क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया था कलकत्ता में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को भारत के दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ है 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए होगा और यहां से आप देखेंगे तो कई बार आपको प्रश्न पूछा गया है। जो ये न्यायालय गठित किया गया था, इस न्यायालय की एक खास बात और क्या थी, ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे इसके क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर ये थे। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 1+3, यानी कि एक इसमें मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और इसके साथ में इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो वो आप ध्यान में रखिएगा एलिजा इम्पे थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट अलग अलग परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला जो एक्ट आपके लिए आता है, अगला एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए इसका नामकरण कैसे पड़ गया है, तो इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और इसमें देखेंगे अगर प्रमुख प्रावधानों को लेकर के, तो प्रमुख प्रावधान आपको क्या मिल जाएंगे, प्रमुख प्रावधानों की अगर बात करें तो यहां पर देखिए कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई। अब धीरे धीरे जो कंपनी आई थी यहां पर व्यापार करने के लिए, उसमें अब धीरे धीरे सरकार का रोल बढ़ना शुरू हो गया है और यहीं से शुरुआत हो जाती है। कंपनी के मामले में अगर आप देखेंगे सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होने लगी और कंपनी के जो राजनैतिक और व्यापारिक कार्य थे इन सभी कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर आपके लिए कौन सा पॉइंट और महत्वपूर्ण है, तो कंपनी के राजनीतिक कार्य क्या थे और कंपनी के व्यापारिक कार्य क्या थे। कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था इसको नियंत्रित, चूंकि जब कार्यों का पृथक्करण किया गया, सेपरेशन ऑफ वर्क किया गया, तब यहां पर क्या होता है, राजनीतिक कार्य में क्या होता था, प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। तो नियंत्रण बोर्ड के नए निकाय का गठन यहां पर किया जाता है। और इसके बाद में देखेंगे तो व्यापारिक कार्यों के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो 2 यहां से अलग अलग निकाय भी आपके सामने मिल जाते हैं 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए। अब यहां पर देखिए
तो इसके बाद आता है जो कमियां 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में रह गई थी, अब उसी को सुधार करने के लिए हम कहां आ गए, चार्टर एक्ट 1786 में। अब जो पहले गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल में आपको क्या क्या हो गया, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला और अपने निर्णयों को लागू करने का भी अधिकार मिल गया। यानी कि जो परिषद उसको गवर्नर जनरल को सलाह दे रही थी, अब उसको क्या था कि इसमें किसी भी प्रकार के निर्णय को रद्द करना भी इसके अधिकार में शामिल हो गया और अपने निर्णय को जो उसका डिसीजन है उसको लागू करने का भी आपको यहां पर देखना है। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा इसके अधिकार हो जाते हैं, तो कौन कौन से इसके अधिकार आपको और मिल जाएंगे। यहां पर आप देखिए तो अगला पॉइंट आपको हो जाता है चार्टर एक्ट 1813 में। तो चार्टर एक्ट 1813 की अगर बात करेंगे तो कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत क्या रहा, ये जारी रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात किस एक्ट में आई है, तो ये बात आ गई है आपके चार्टर एक्ट 1813 में। अब इसमें अगर हम लोग प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं तो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, यानी कि जितने भी ब्रिटिश मिशनरी थे उनको भारत में कार्य करने की भी अनुमति मिलने लगी थी। किस एक्ट के जरिए, चार्टर एक्ट 1813 के जरिए। अब इसमें अगर देखेंगे प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के जरिए, तो चार्टर एक्ट 1813 के जरिए यह बात यहां पर लिखी गई है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां से कई बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधा सवाल आपको यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रावधान था जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान में क्या बातें रखी गई हैं, ये आपको यहां पर जानने की जरूरत होती है। देखिए यहां पर जो राजनीतिक कार्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो राजनीतिक कार्यों में क्या था, राजनीतिक स्तर पर जो ब्रिटेन से कार्य हो रहे थे उन सभी बातों में क्या किया गया, यहां पर उसमें इंप्लीमेंट इसको करने की कोशिश की जाने लगी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जो अगले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद आया आपका 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया है इसमें कौन से प्रावधान किए गए, तो इसमें जो कंपनी का अधिकार था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से अब समाप्त किया गया। और इसके पहले आपने क्या देखा था कि एकाधिकार तो समाप्त हुआ था लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत जारी रहा था। अब यहां पर क्या किया गया कि जो चार्टर एक्ट 1833 आया था तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए, तो प्रमुख प्रावधानों की अगर आप बात करते हैं तो प्रमुख प्रावधानों में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। और इसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे जहां जहां पर ब्रिटेन का अधिकार था भारत पर उन सभी पर अधिकार कर दिया गया, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल कब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, यह सवाल आपको पूछा जाता है। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था यही क्या बन गया था, प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए, ब्रिटिश भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आंसर आप क्या लगाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाएंगे। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर बन सकता है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्या पूछा जाता है? प्रथम विधि आयोग गठित किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद में देखेंगे तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य भी इसमें शामिल किया गया था। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे प्रावधान आपको मिल जाते हैं कहां पर? चार्टर एक्ट 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। और इसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। इसके बाद में देखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए। इसके बाद में यहां पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य को भी यहां पर शामिल कर लिया गया है। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मिल जाता है। इसके बाद में देखिए तो अगला पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 1853 का एक्ट। 1853 के एक्ट की अगर बात करते हैं तो 1853 के एक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जो दिए गए हैं वो आपको है कि विधि निर्माण के लिए पहली बार भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रथम बार भारतीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप ध्यान रखिए तो सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ, तो खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। अब डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें 6 सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। और इसके बाद में देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण भी आपको कहां पर मिलता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह भी आपको प्रावधान देखने को मिलता है। अब यहां पर देखेंगे जो अगला है, अगले में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर द्वितीय ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे, यहां पर अब देखना है कि ये ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी यहां पर किए गए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासनाधीन पारित अधिनियम कौन कौन से थे? तो इसमें हम लोगों को बात करनी है सबसे पहले नंबर पर, और वो है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1858। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 में अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला प्रावधान आपको क्या मिलता है? भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण होगा वो शामिल किया गया। कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को यानी कि क्राउन को दिया गया, यानी कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अब कंपनी के हाथ में नहीं रह गया, बल्कि अब इस पर जो अधिकार था, शासन करना था, वो किसके पास चला गया? तो राजमुकुट अर्थात क्राउन के पास चला गया। और दूसरा पॉइंट क्या था कि भारत राज्य सचिव जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव के अंतर्गत आ गए। और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का एक नया नाम दिया गया, और उस नया नाम को क्या कहते हैं? वायसराय कहते हैं। यहां पर आपको अगर वायसराय और गवर्नर जनरल में आपको एक बेसिक सा डिफरेंस समझना हो तो आपको यह समझना हो कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? कंपनी के द्वारा। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई थी। ये डिफरेंस आपको समझना है। प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है। प्रथम वायसराय अगर पूछा जाएगा, लॉर्ड कैनिंग आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है। इसके बाद में देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि किसको माना जाता था? तो वायसराय को ही इसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861। जब भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको मिल जाती है? वायसराय को।
और अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे यहाँ पर दो लोगों को मिलती है, राज्य स्तर पर राज्यपाल को और केंद्रीय स्तर पर किसको मिल जाती है, राष्ट्रपति को मिल जाती है। देखिए आपसे आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, तो अगर आर्टिकल 1, 2, 3 की बात करेंगे ये किसके लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए, और यही दो वाला को पकड़ के अगर हम आगे रख दें यानी कि 213 कर दें तो वो किसका हो जाता है, वो राज्यपाल का आर्टिकल हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 123 किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए। हमने बीच में से दो को उठा करके आगे रख दिया तो 213 हो गया, और ये किससे संबंधित आर्टिकल है, तो राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित आपको आर्टिकल यहां पर मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को मिल गई। इसके बाद क्या हुआ था, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो राज्य विधान परिषदों का भी गठन किया गया, विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई और वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजन किसके लिए थे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के लिए ये सभी प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो अगले पॉइंट में आप देखिए यहां पर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार प्रदान किया गया। बजट पर बोलने की शक्ति, बजट पर बोलने का प्रावधान कब किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में यह प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर अब प्रश्न पूछने जाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि धीरे धीरे जो हम लोगों को आवश्यकता थी, हम लोग जो चाहते थे अपने संवैधानिक विकास के क्रम में, अब वो धीरे धीरे बातें हमारी मानी जाने लगी थी। यहां से आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमारे देश के जितने भी प्रावधान संविधान में रखे गए हैं उन सभी की शुरुआत अब एक एक करके आपको यहां से पूरे क्रम में देखने को मिल जाती है। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, केवल यहां पर पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। पूरक प्रश्न का मतलब होता है काउंटर क्वेश्चन करना, यानी कि जब कोई आंसर दिया जाएगा तो उसमें से भी अगर हम लोग फिर से क्वेश्चन निकाल करके पूछते हैं तो वो क्या होता है, पूरक प्रश्न होता है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए। अब यहां पर देखिए ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम आपको मिल जाता है 1909 का। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां से कई बार आपको प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग इसकी भी यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले था कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आपको कहां पर मिलती है, यहां पर ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों को शामिल किया गया है। एक पॉइंट आपको यहां पर मिल गया। इसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय को शामिल किया गया और उस भारतीय का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा नंबर आपके पास है, परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाने लगा। और इसके बाद वाले आपने देखा था कि इसके पहले वाला जो भी आपको एक्ट था। अब यहां पर क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1919 में उन सभी बातों को धीरे धीरे करके माना जाने लगा है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कुछ कथन हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था कि ये सुधार जो हैं प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है 1909 के भारत परिषद
अधिनियम के बारे में यहां से भी स्टेटमेंट देकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रांतीय विषयों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और दो पार्ट वो कौन कौन से थे, तो एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब इसमें देखेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, अगर प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है 1919 के एक्ट के जरिए इसको शामिल किया गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान कब किया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि साल 1919 के अंतर्गत किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, अब वो सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू होने लगा, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान भी किया जाने लगा साल 1919 के प्रावधान के अंतर्गत। अब इसके बाद देखिए तो अगला पॉइंट आपके लिए क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का भी प्रयोग किया गया। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सर्वप्रथम किस परिषद अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि 1919 के परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोग चूंकि दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है बाह्य स्रोत और दूसरा होता है आंतरिक स्रोत। तो इसमें जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वही क्या होता है, सर्वाधिक बड़ा सोर्स कौन सा होता है हमारे संविधान के लिए, तो सर्वाधिक बड़ा स्रोत जो होता है वो क्या होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आरोप लगाते हैं कि हमारे देश का संविधान जो था वो 1935 के शासन अधिनियम की पूरी कॉपी रखी गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पुरानी लिखावट पर एक नई लिखावट लिख दिया गया है, यानी कि मोस्ट ऑफ प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे उन सभी को कहां से लिया गया है, तो 1935 के शासन अधिनियम से ही इसको ग्रहण किया गया है। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान आपको मिलते हैं, तो जैसे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, इसके अलावा द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। इसीलिए आपको ये महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन की बात करते हैं तो द्वैध शासन की जब बात करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, एक मिल जाता है आपको केंद्र में और दूसरा मिल जाता है आपको प्रांत में। जब प्रांतों की बात करेंगे तो 1919 लगाएंगे और जब केंद्र की बात करेंगे तो 1935 लगाएंगे। अब इसके बाद स्वायत्तता मिल गई प्रांतों को, उत्तरदायी शासन की बात की जाने लगी, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर यहां पर किसका प्रावधान किया गया, उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया जाने लगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर आपको क्या और मिल जाता है, लास्ट में आपको एक और मिल जाता है और यहां पर देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्य अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे, अन्य प्रावधानों की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर आपको और कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जो प्रावधान आपको और दिए गए, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया जाने लगा। और इसके बाद अगर देखेंगे महत्व क्या था, तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफी हद तक, यही बात आपको अभी मैं बतला रहा था कि आधार स्रोत बना है, काफी हद तक यहीं से लिया गया है। और कहा जाता है करीब करीब 75% भाग कहां से लिया गया, तो 1935 के शासन अधिनियम से ही मैक्सिमम प्रोविजंस को ग्रहण किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे द्विसदनीय, यहां पर देखेंगे तो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कहां पर, केंद्र और प्रांतों के बीच में, यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसका आपको एक बीजांकुरण यहां से देखने को मिल जाता है। स्थापना इसमें फेडरल न्यायालय की गई, 1937 में इसका क्रियान्वयन हुआ
और जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया, दास्ता का आज्ञा पत्र कहा गया, दास्ता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र, ये सारे इस पर आरोप लगाए गए और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया भारत के संविधान में साल 1950। और इसके बाद देखेंगे तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन साल 1936 में भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो इसके बाद एक नए अधिनियम की बात करते हैं 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहां पर देखेंगे तो अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई थी। कब? तो ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके बाद देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। और इसके बाद में देखेंगे तो दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार भी मिल गया है। और इसके बाद दोनों अधिराज्यों यानी कि भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता और भारत का राज्य सचिव पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था। ये सारे प्रावधान आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने देखा है, किस तरीके से आपने देखा कि पूरा ये भारत का संवैधानिक विकास, इसमें हो सकता है कि आपको एक बार चीजें पढ़ने में समझ में ना आई हो, तो एक से दो बार जब इसी बात को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको निश्चित रूप से कुछ अन्य प्रावधान भी जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, वो सभी प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक से दो बार इसको जरूर रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। संविधान की शुरुआत यहीं से होती है और यहां से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बात करनी है भारतीय संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। यहां पर देखेंगे तो भारतीय संविधान में आपसे दो तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर जल्दी से बात कर लें कि किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां पर एक पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं और संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहां पर आपको तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी का जो उत्तर होता है वो आपको दो तरीके से पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान की बात की जाती है कि मूल संविधान में कितना इसका प्रावधान था, और इसके बाद आपसे पूछा जाता है वर्तमान में। तो अगर यहां से आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो अगर हम लोग मूल संविधान की बात करेंगे तो यहां पर 395 आर्टिकल्स की बात करेंगे और वर्तमान में तो ये हो जाता है 440 से अधिक अनुच्छेद यहां पर आपको मिल जाते हैं। भाग की बात करेंगे तो 22 भाग थे मूल संविधान में और वर्तमान में भाग की संख्या कितनी हो जाती है? 25। और अनुसूचियों की संख्या जो होती है वो 8 थी मूल संविधान में और वर्तमान में कितनी हो जाती है? 12। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी आपको हो रहा होगा, जैसे कि 440 या 450 से ज्यादा अनुच्छेद का मतलब क्या है? तो इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि इसकी गणना के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे या कितने भाग थे तो उसकी संख्या आपको यही आपको कांस्टेंट मिल जाती है, 395 ही है। लेकिन जब गणना की दृष्टि से बात करते हैं तो इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मूल संविधान में आर्टिकल 21 केवल और केवल यह एक अनुच्छेद के रूप में था, लेकिन जब इसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया, तब इसमें क्या हो गया? एक सब पार्ट इसका ऐड हो गया। अब इसलिए तो आर्टिकल 21 को एक नहीं बल्कि दो आर्टिकल के रूप में काउंट किया जाने लगा। सो इस रीजन की वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग काउंटिंग के दृष्टिकोण से 450 से अधिक जो है आर्टिकल्स को काउंट करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी बात को जल्दी से हम लोग समराइज कर लेते हैं ताकि जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर पूछे गए हैं एक साथ हम लोग भाग और आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए तो अगर भाग 1 की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान है और इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक मिल जाता है। इसके बाद भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक।
मूल अधिकार की बात करेंगे तो 11 से 35 तक आपको मिल जाता है। जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं आपको आर्टिकल 51A तक ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन जब एग्जाम आपके थोड़े से बड़े होते हैं तो वहां पर इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है और आगे वाले जितने आर्टिकल्स और पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सभी में आपको ये ऐड करना होता है। अब देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 to 51 होता है। इसके बाद में देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की तो ये होता है आर्टिकल 51A और पार्ट कौन सा होता है 4A। यूनियन की बात करते हैं तो भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में। कार्यपालिका की अगर बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका की तो 52 से लेकर के 78 तक होते हैं। और इसके बाद में अध्याय अगर हम दूसरे की बात करते हैं संघ में ही तो संसद होता है 79 to 122 तक होता है। और इसके बाद में अध्याय 3 की बात करते हैं भाग 5 में अध्याय 3 की तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आर्टिकल 123। और अगर अध्याय 4 की बात करते हैं तो संघ की न्यायपालिका शक्ति का प्रावधान है और इसमें आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। इसके बाद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से लेकर के कहां तक होता है आर्टिकल 151 तक। अब यहां पर जितने भी आर्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं या जितने भी पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो सभी प्रावधान आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। यहां पर केवल और केवल हम लोग जल्दी से इसको रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे जब राज्य की बात करते हैं तो भाग 6 में आता है और टोटल आर्टिकल्स कहां से कहां तक होते हैं तो 152 से लेकर 237 तक होते हैं। यहां पर साधारण यानी कि परिभाषा की बात करते हैं तो 152 में आपको मिलता है। कार्यपालिका की बात करते हैं राज्य की तो 153 से 167 167 तक है। राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो 168 से लेकर के 212 तक के प्रावधान हैं। इसके बाद में देखेंगे राज्यों के उच्च न्यायालय की जब बात करते हैं, हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक के प्रावधान मिलेंगे। और इसके बाद अगर अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे तो यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात होती है तो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक आपको प्रावधान मिल जाते हैं। यहां पर देखेंगे भाग 7 में है 238 लोप किया गया है। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य यहां पर निश्चित कर दिए गए यानी कि उसको हटा दिए गए हैं। और इसके बाद अगर बात करेंगे पंचायत, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान भाग 8 में, पंचायतों का बात होता है भाग 9 में, नगर पालिका और इसके बाद नगर निगम की बात करते हैं तो ये सारे प्रावधान आपको भाग 9 के ए में, 9 के बी में मिल जाते हैं। सहकारी सोसाइटियों के प्रावधान। और इसके बाद भाग 10 में देखेंगे तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, भाग 11 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी कि विधायी संबंधों को फिर अलग अलग इसके जितने भी प्रावधान होते हैं उसमें इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ और पार्ट देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे यहां पर पार्ट की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों का प्रावधान है, अब यहां पर देखेंगे तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। वित्त की बात करेंगे तो 264 से लेकर के 290A तक आपको मिलेगा। उधार लेने की बात करेंगे तो 292 293 तक मिलेगा। इसके बाद में देखिए तो ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद की बात करते हैं। इसके बाद में संपत्ति का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, 300A में आपको प्रावधान किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो आर्टिकल 19 में भी आप इसको पढ़ते हैं। और इसके बाद में देखेंगे भाग 14 में तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। भाग 14A में बात करेंगे तो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। पार्ट 15 में 16 में बात करेंगे कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। और इसके बाद यहां पर देखेंगे तो राजभाषा है पार्ट 17 में। और इसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपातकालीन प्रावधान आपको दिए गए हैं भाग 18 में। भाग 19 में आपको प्रावधान है प्रकीर्ण। संविधान के संशोधन भाग 20 में है। और 21 में आपको अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए। 22 में आपको संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में। और इसके बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक रिवीजन किया है।
और अगर आपने इस सभी बातों को पहले से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको वो पुरानी बातें सब याद भी आ रही होंगी। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी क्लास को कल से फिर कंटिन्यू करेंगे।